Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. आज हम स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अब तक हम दो मटेरियल एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के जो मेजर हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, मटेरियल और लेबर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम थर्ड भी एलिमेंट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह कल से या परसों से रमजान स्टार्ट हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट क्लास जो है रमजान मुबारक में होगी। तो उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम ये तीन टॉपिक यानी तीन हिस्से जो कॉस्ट के हैं वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर ओवरहेड्स। स्पेसिफिकली इसका जो पोर्शन है वो प्रोडक्शन ओवरहेड से रिलेट करता है। दिस इज प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर बेसिकली indirect cost. It is indirect manufacturing cost. इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट क्यों कहा जाता है? कि ये वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जैसे एक ऑफिस का रेंट, फैक्ट्री का रेंट है, सैलरीज हैं जो मंथली बेसिस पे पे कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपके किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की वजह से चेंज नहीं हो रहे, बल्कि अलबत्ता प्रोडक्शन से वो जरूर रिलेट कर रहे हैं। यानी मैं सिंपल इस तरह समझाता हूँ कि कुछ एक्सपेंसेस इस नेचर के होते हैं जो जैसे जैसे प्रोडक्शन करेंगे एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि आपको हर हालत में इनकर करने, इररिस्पेक्टिव के प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो ऐसे एक्सपेंसेस मोस्टली फिक्स नेचर के होते हैं, और अब इसको कॉस्ट में हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो एक फ्लो चार्ट मैं आपके सामने ला रहा हूँ प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है जी, ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, इसको हम वर्क इन प्रोसेस जिसको कहते हैं प्रोडक्शन। और ये कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें कई डिपार्टमेंट होंगे जो ऑब्वियसली प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट से दूसरे में जाएगी, दूसरे से तीसरे में, और तीसरे से फिर फाइनली वो ट्रांसफर होगी फिनिश्ड गुड्स को। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हमारा एक रॉ मटेरियल स्टोर होता है, रॉ मटेरियल स्टोर, और एंड पे हमारा फिनिश्ड गुड्स स्टोर होता है, जो मैंने आपके सामने फिनिश्ड गुड्स का वर्ड लिखा। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक हेड ओपन करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसकी एंट्रीज तो हम इंटरलॉकिंग और सिस्टम वगैरह में पढ़ चुके हैं कॉस्ट फ्लो के चैप्टर में, लेकिन इसे दोबारा भी रिवाइज करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अब जितना भी रॉ मटेरियल हमारा है, यहाँ से जब मटेरियल इशू होता है, हमने पढ़ा था कि दो किस्म का मटेरियल होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जितना डायरेक्ट मटेरियल है उसकी कॉस्ट हम डायरेक्टली प्रोडक्शन को चार्ज करेंगे। ये जो हमारा प्रोडक्शन को कॉस्ट आ रही है, दिस इज अ डायरेक्ट मटेरियल। सेम इसी तरह जो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा वो हम ट्रांसफर करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, और जनरल एंट्रीज में भी हम यही करते थे कि इनडायरेक्ट कॉस्ट हम प्रोडक्शन ओवरहेड को चार्ज करते हैं। इसी तरह लेबर की जब बात करते हैं पेरोल की, तो लेबर भी दो किस्म का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो जितना भी डायरेक्ट लेबर है वो हम प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं, और जितने इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर वो भी यहाँ पर ट्रांसफर होगा आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर। अब सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और लेबर ही नहीं होता, बल्कि कुछ ओवरहेड्स भी होते हैं बिजनेस। ओवरहेड मोस्टली आपके इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन अगर कोई ओवरहेड डायरेक्ट है तो वो हम यहाँ पर भी लाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई मशीन हायर करते हैं फॉर द स्पेसिफिकली फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेशल प्रोडक्ट, तो उसकी कॉस्ट हम डायरेक्टली उसको एलोकेट कर सकते हैं, और ये ओवरहेड्स जो हैं जो इनडायरेक्ट है मोस्टली इसी को चार्ज होंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को। अगर इस सीक्वेंस में अगर आप देखें तो अभी तक हमें ये पता लगा कि जितनी डायरेक्ट कॉस्ट है वो प्रोडक्शन को चार्ज हुई, यानी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को,
और जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो ट्रांसफर होगी प्रोडक्शन ओवरहेड को। अल्टीमेटली बिफोर ट्रांसफरिंग टू फिनिश गुड्स, जैसे ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाती है तो हम प्रोडक्शन ओवरहेड से कॉस्ट ट्रांसफर करते हैं प्रोडक्शन को। अब ये दिस इज द वे ऑफ ट्रांसफरिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट कॉस्ट। अब यहाँ पर मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट को ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट हो और कंप्लीट होने के बाद फिनिश गुड्स स्टोर में उसकी कॉस्ट ट्रांसफर हो जाए। और ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के अंदर इस कॉस्ट को हमने इंक्लूड करना है। अब इस चैप्टर में हम जो बेसिक डिस्कस करेंगे वो ये एरिया है, दिस वन, यानी हाउ टू ट्रांसफर इनडायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोडक्शन। जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन को कैसे ट्रांसफर करें जी। अब इससे आगे आएंगे नेक्स्ट में। ये जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। हम इसको दो मेन कैटेगरीज में ट्रांसफर करते हैं। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में एक होते हैं प्रोडक्ट इटसेल्फ, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, यानी ये पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है। और कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, सर्विस डिपार्टमेंट्स आर नॉट नॉन प्रोडक्शन। नॉन प्रोडक्शन इसके अलावा है, जैसे सेलिंग डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, ये इसके अलावा है, ये सर्विस डिपार्टमेंट और है। अब इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सर्विस है, या ये नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन और सर्विस की एक चीज कॉमन है कि दोनों प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड किया। अब इनमें फर्क क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन प्रोडक्शन, इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। जैसे बहुत से डिपार्टमेंट्स में कटिंग डिपार्टमेंट होता है, मिक्सिंग डिपार्टमेंट होता है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट होता है, कलरिंग डिपार्टमेंट होगा, इस तरह बेशुमार मशीनिंग डिपार्टमेंट होता है, बेशुमार डिपार्टमेंट होते हैं। अब ये नेचर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से होता है कि किस तरह आप उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं प्रोडक्शन के, ठीक है, मोस्टली 4 to 5, मिनिमम भी कहें तो 4 to 5 लाजमन मिलेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोडक्शन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, service department are those department which uh, facilitates the production processes, which are involved in facilitating production departments. अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के लिए एक ये भी तो रॉ मटेरियल स्टोर भी तो है, ये भी तो फैक्ट्री के अंदर है। क्या रॉ मटेरियल डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में? तो आंसर इज नो, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल्स फैसिलिटेट कर रहा है प्रोडक्शन को। यानी इट मींस कि अगर रॉ मटेरियल स्टोर ना हो तो ये फैसिलिटेशन नहीं होगी, प्रोडक्शन शायद ना हो सके। इसलिए ये सर्विस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बेशुमार होते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम क्या है कि अगर प्लांट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है और प्रोडक्शन रुक जाती है तो हमारा इंटरनल एक डिपार्टमेंट होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और फौरन रेस्क्यू करता है और प्रोडक्शन और जो प्लांट है उसको ऑपरेशन में ले आता है, यानी उसको रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो अब ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ये खुद तो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, दीज आर नॉन एज सर्विस डिपार्टमेंट। तो अब आई थिंक सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि सर्विस और नॉन प्रोडक्शन में फर्क है। नॉन प्रोडक्शन तो वो है जो प्रोडक्शन से रिलेट ही नहीं करते, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट। सो मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्शन के बाद का काम सारा सेलिंग का है, मार्केटिंग का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो इसके बाद फॉल करेंगे। जब प्रोडक्शन होगी तो वो आगे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं।
अब ये पांच ओवरऑल हमारे पास दो किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और एक सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब हमने किस तरीके से कॉस्टिंग करनी होती है, देखें इसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, इट इज नॉन एलोकेशन। इसको डिटेल में एक एक प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। एलोकेशन, एलोकेशन को हम डिफाइन करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग स्पेसिफिक कॉस्ट टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट्स को हम कॉस्ट सेंटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वो सेंटर्स होते हैं जिनका, ये वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉस्ट इनकम करना है, इनका ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कॉस्ट सेंटर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो लिहाजा अब सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि ओवरहेड्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ओवरहेड्स में लिस्ट होगी पूरी एक्सपेंसेस की, बेशुमार लंबी लिस्ट होगी। अब इस लिस्ट में से आपने देखना है कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, वो किसी और डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल सुपरविजन की तरफ मैं आता हूँ, इस बेस्ट एग्जांपल जिससे मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकूं। सुपरवाइजर्स होते हैं हर डिपार्टमेंट्स में। अब सुपरवाइजर्स को आप एक सैलरी दे रहे हैं मंथली बेसिस पे, जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब जो सुपरवाइजर जिस डिपार्टमेंट में सुपरवाइज कर रहा है, उसकी सैलरी उसी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होनी चाहिए, और इसी को हम नाम देते हैं एलोकेशन। यानी जो जिस पर्सन जिस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, उसके एक्सपेंसेस उसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने चाहिए। ठीक है, जिस वक्त ये सारी एलोकेशन हो जाती है, अब सेकंड स्टेप फिर हमारे पास आता है अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट, जिस वक्त ये तमाम एक्सपेंसेस आप एलोकेट कर देते हैं जो एलोकेट हो सकते हैं, उसके बाद भी कई एक्सपेंसेस होंगे जो एलोकेट नहीं हो सके, यानी वो किसी एक डिपार्टमेंट से नहीं रिलेट करते हैं, बल्कि इन सिंपल वर्ड्स हम उसको कॉमन एक्सपेंसेस का नाम भी दे सकते हैं। यानी इसके बाद हमारे कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होंगे। कॉमन एक्सपेंसेस या कॉमन ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स हैं जो किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं कर रहे, बल्कि एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो उसको फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, जब आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है फैक्ट्री के अंदर, वो किसी एक डिपार्टमेंट का बिल नहीं है, वो होल फैक्ट्री का बिल है। उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट इंक्लूड हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हों या वो सर्विस डिपार्टमेंट्स हों। इसी तरीके से अगर आप फर्दर एक्सपेंसेस में इसमें देते हैं, और एग्जांपल देखना चाहते हैं अपोर्शनमेंट के वाले से, तो फैक्ट्री रेंट की एग्जांपल ले लें। अब जब फैक्ट्री रेंट है, हमें रेंट आता है मंथली बेसिस पे, हम रेंट पे करते हैं, तो रेंट पूरी फैक्ट्री का होता है, किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं होता। इस तरह के बेशुमार एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कॉमन नेचर ऑफ एक्सपेंसेस हैं, और वो किसी एक डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं करते। तो इस प्रोसेस को आप नाम देते हो अपोर्शनमेंट, यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग common cost to more than one department on fair basis। ये बड़ा जरूरी है, फेयर बेसिस। अब फेयर बेस क्या है? अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि रेंट को पूरे के पूरे यानी जितने डिपार्टमेंट सबको इक्वल ट्रांसफर कर दूं, या ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है मैं उसको इक्वल ट्रांसफर कर दूं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ये फैक्ट्रीज के अंदर पूरा मैकेनिज्म होता है जहां से मेजर करते हैं कि आपकी फैक्ट्रीज में जो मशीन्स लगी हुई हैं प्लांट के अंदर, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। नॉट ऑल दी मशीन्स विल कंज्यूम द सेम यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो ये याद रखिएगा, कुछ ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, किसी के हॉर्स पावर और ज्यादा होती है, किसी के कम होते हैं, यूनिट्स कम कंज्यूम करती है। तो जिस तरह जो डिपार्टमेंट ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा उसको ज्यादा कॉस्ट ट्रांसफर होनी चाहिए, जो कम होगा उसको कम बेसिस पे ट्रांसफर होनी चाहिए। तो लिहाजा हमें एक बेस चाहिए जिससे मैं इस कॉस्ट को अपोर्शन कर लूं। मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हॉर्स पावर पावर की बेसिस पर होती है, हॉर्स पावर। ये मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। यानी इसको दूसरे लफ्जों में एक KWH किलोवाट आवर्स भी कहते हैं। आप किलोवाट आवर्स की बेसिस पर भी इसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ फैक्ट्री रेंट की बात करूं तो फैक्ट्री रेंट जो है, क्योंकि ये तो रेंट और फिक्स अमाउंट है, तो ये बेसिकली रेंट एरिया का होता है। तो इसलिए वो डिपार्टमेंट जिसके पास ज्यादा एरिया है, कवर किया हुआ है, जो ज्यादा एरिया होल्ड करके बैठा है, उसको ज्यादा कॉस्ट ट्रांसफर होनी चाहिए, और जो कम एरिया लेकर बैठे उसको कम कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए बेस्ट जो बेस है, यानी जिसको हम फेयर बेसिस कहेंगे, वो एरिया है, कि एरिया की बेसिस में हमें उसको अपोर्शन करना चाहिए, ठीक है। जिस वक्त ये लिस्ट मैंने बनाई थी, इसमें कुछ एक्सपेंसेस मैंने अपोर्शन कर दिए, कुछ एक्सपेंसेस मैंने एलोकेट कर दिए। अब में से सारी लिस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन याद रखिएगा अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को आ चुके हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो सर्विस डिपार्टमेंट्स को आ चुके हैं। अब तीसरा स्टेप आता है हमारा, जिस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज री अपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट। अब रीअपोर्शनमेंट क्या है? देखिए, हमने तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट निकालनी है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कॉस्ट ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसी की बेस पे कॉस्टिंग कर दूंगा तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कहाँ ट्रांसफर होगी? तो सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट्स हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को। जब ये फैसिलिटेट कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर होनी चाहिए। अब रीअपोर्शनमेंट में हम क्या करते हैं कि हम सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ट्रांसफर करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट, सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। इसको रीअपोर्शनमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कॉस्ट पहले कॉस्ट ट्रांसफर हो चुकी है, अब उसी कॉस्ट को दोबारा मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। सिर्फ ये है कि अब मैं सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट से कॉस्ट को ट्रांसफर करूंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। अब रीअपोर्शनमेंट करने के लिए डिफरेंट बेसिस होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला रीअपोर्शनमेंट में सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट एलोकेशन मेथड। डायरेक्ट एलोकेशन मेथड में क्या होगा कि जहां पर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर हो रही है। यानी किसी एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ट्रांसफर नहीं होगी, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर होगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो हैं वो दो हैं, ए और बी, और सर्विस डिपार्टमेंट्स हम भी हमारे पास दो हैं, वाई एंड जी। जिस वक्त आप एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट दोनों कर लेते हैं, तो मैंने जैसे अभी बताया था कि कॉस्ट चारों डिपार्टमेंट्स में आ चुकी है, कुछ ए की भी कॉस्ट है, बी की भी, वाई की भी और जी की भी। अब री एलोकेशन में फर्स्ट मेथड डायरेक्ट एलोकेशन में क्या करेंगे कि जब मैं वाई की कॉस्ट लूंगा, यानी ये वाई की कॉस्ट यहां से माइनस कर दूंगा, माइनस करके y की कॉस्ट z को ट्रांसफर नहीं होगी। इस मेथड के तहत y की कॉस्ट सिर्फ ट्रांसफर होगी a और b को, ये जीरो होगा। फिर मैं z की कॉस्ट को ट्रांसफर करूंगा, x y को ट्रांसफर नहीं हो सकती, ये ट्रांसफर भी होगी a और b को। इसको कहते हैं डायरेक्ट एलोकेशन मेथड, ठीक है। यानी इन इसको हम लिखेंगे इन दिस मेथड, इन दिस मेथड सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट
department cost can only be transferred to production departments. To production departments. यानी इस मेथड के तहत सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, यानी एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसको कहते हैं डायरेक्ट एलोकेशन मेथड। ठीक है। सेकंड मेथड होता है मेथड नंबर 2, मैं यहां ले आता हूं, बल्कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेथड नंबर 2 रीअपोर्शनमेंट पे। रीअपोर्शनमेंट का मेथड नंबर 2, इसको हम नाम देते हैं स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन मेथड। अच्छा, पहले मैं ये लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। इन दिस मेथड सर्विस डिपार्टमेंट, बल्कि यहां मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, वन सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड to production departments along with other service departments. Other service departments. With no reciprocal. अब ये विथ नो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उसी एग्जांपल में दोबारा आते हैं। अब हमारे पास दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। वी हैव टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, एंड आल्सो वी हैव टू सर्विस डिपार्टमेंट्स वाई एंड जी। जिस वक्त हम एलोकेशन और अपोर्शनमेंट कर देते हैं, एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, तो सारी की सारी कॉस्ट ट्रांसफर हो चुकी होती है चारों डिपार्टमेंट को भी, ए को भी, बी भी, वाई भी, जी भी। अच्छा, अब एज पर दिस वर्डिंग, वाई की कॉस्ट को जब मैं एलोकेट करूंगा, वाई की कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ वन सर्विस डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ये ए और बी को भी ट्रांसफर होगा along with the other service department, यानी इसकी कॉस्ट जी को भी ट्रांसफर होगी। अब यहाँ पर वाई की कॉस्ट 0 हो गई और जी की कॉस्ट में वाई की कॉस्ट भी इंक्लूड हुई। अब जब जी की कॉस्ट मैं ट्रांसफर करूंगा तो जी की कॉस्ट जो है वो ए और बी को सिर्फ ट्रांसफर होगी, ये वाई को ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, विथ नो रेसिप्रोकल। यानी वाई की कॉस्ट अगर जी को जा रही है तो जी की कॉस्ट वाई को नहीं जाएगी, या अगर जी की कॉस्ट वाई को जा रही है तो वाई की कॉस्ट जी को नहीं जाएगी। इस मेथड के तहत एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन रेसिप्रोकल नहीं होगा, रिवर्सल उसकी कॉस्ट ट्रांसफर नहीं होगी। इस मेथड को हम कहते हैं स्टेप डाउन मेथड। थर्ड मेथड की तरफ आएंगे। थर्ड, तो ये सेकंड दोबारा से रिपीट कर दें। जी, सेकंड में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सेकंड मेथड के अंदर बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जब आप एलोकेट करेंगे प्रोडक्शन के साथ साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी होगी, लेकिन जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो पहले सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोपोर्शन नहीं होगी। ठीक है, ये रेसिप्रोकल नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल से आपको एक फर्दर एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारे मिक्सिंग डिपार्टमेंट। अब मैं नाम दे रहा हूँ डिपार्टमेंट्स के, वो कि ये दो से प्रोडक्शन तो कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन मैं दो सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ। मिक्सिंग डिपार्टमेंट और
शेपिंग डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे जो प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं। अब हमारे दो सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। एक हमारे पास है ये कैंटीन, एंड सेकंड इज स्टोर, जो कि यकीनन मटेरियल स्टोर होता है। अब फर्ज कीजिएगा इसकी कॉस्ट 100 है, इसकी कॉस्ट 70 है, इसकी कॉस्ट 30 है और स्टोर की कॉस्ट 20 है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ये स्टेप डाउन मेथड कहाँ यूज होता है। देखिए हमारा जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि आपका जो कैंटीन है, कैंटीन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कैंटीन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एम्प्लॉइज, यकीनी बात है एम्प्लॉइज को सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज टू एम्प्लॉइज of all remaining departments, all departments, यानी ये तो नहीं कहेगा कि मैं सिर्फ प्रोडक्शन को खाना दूंगा, चाय दूंगा और स्टोर डिपार्टमेंट को नहीं दूंगा, वो तो तमाम एम्प्लॉइज को दे रहा है। इसका मतलब कैंटीन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मिक्सिंग, शिपिंग एंड स्टोर। इट सो वेरी सिंपल, जब कैंटीन तीनों डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है तो कैंटीन की कॉस्ट जो है वो मैं मिक्सिंग को भी ट्रांसफर करूंगा, मैं शेपिंग को भी ट्रांसफर करूंगा और इवन मैं स्टोर को भी ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि जहां पर ये मेथड वहां अप्लाई होता है जहां पर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है। लेकिन इसे आगे मूव करेंगे, ये तो हो गया 0। अब स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट हो गई 25। अब स्टोर क्या कर रहा है, स्टोर का काम क्या है, रॉ मटेरियल इशू करना, और रॉ मटेरियल वो सिर्फ मिक्सिंग और शेपिंग को इशू कर रहा है, वो कैंटीन को कोई रॉ मटेरियल इशू नहीं कर रहा, क्योंकि कैंटीन इज नॉट प्रोड्यूसिंग या इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। तो स्टोर डिपार्टमेंट सिर्फ मिक्सिंग और शेपिंग डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। तो लिहाजा जिस वक्त मैं स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेट करता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग और शेपिंग को मैं ट्रांसफर करूंगा, कैंटीन को ये दोबारा ट्रांसफर नहीं होगी। इस मेथड को हम कहते हैं स्टेप डाउन मेथड, कि जहां पर एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सर्विस को ट्रांसफर हुई दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, लेकिन नो रेसिप्रोकल, इसको कोई कॉस्ट ट्रांसफर नहीं हो रही। ठीक है जी, ये मेथड होता है, इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन मेथड। थर्ड मेथड में आएंगे which is known as reciprocal method। अब रेसिप्रोकल नाम से जाहिर है, इस मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड each service department cost is transferred to other service department along with production, along with production। अब इस मेथड को भी जरा देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। उसी तरह ए और बी मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, वाई और जी मेरे सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। जब मैं कॉस्ट एलोकेट और पोर्शन कर दूंगा चारों डिपार्टमेंट को कॉस्ट आएगी। रेसिप्रोकल मेथड में जब मैं वाई की कॉस्ट एलोकेट करूंगा तो वो ए और बी के साथ साथ जी को भी ट्रांसफर होगी। जब वाई 0 हो जाएगा फिर मैं जी की कॉस्ट लूंगा, जब जी की कॉस्ट ट्रांसफर करूंगा वो ए और बी के साथ साथ वाई को भी ट्रांसफर होगी। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पर रिवर्स नहीं हुआ था, यानी कैंटीन की कॉस्ट स्टोर को ट्रांसफर हुई थी, स्टोर की कॉस्ट कैंटीन को ट्रांसफर नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कैंटीन और स्टोर लूं तो कैंटीन की कॉस्ट स्टोर को भी ट्रांसफर हो रही है और स्टोर की कॉस्ट कैंटीन को भी ट्रांसफर हो रही है। इस मेथड को हम कहते हैं रेसिप्रोकल। इसमें बड़े क्लियर नजर आ रहा है कि पहले ये 0 हुआ, दोबारा कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास दो फर्दर मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जिसमें सबसे पहला मेथड ये एग्जामिनेबल है मेथड सारे, जिसमें सबसे पहला मेथड होता है जिसको हम कहते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट।
रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, ये सारे एक एक करके हम सारे मेथड डिस्कस करेंगे। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, ठीक है जी। अब जिस वक्त मैं रिपीट करूंगा तो क्या होगा, जैसे ये देखिएगा कि इसकी कॉस्ट जीरो हुई, जीरो होने के बाद दोबारा इसको कॉस्ट ट्रांसफर हुई, अब ये कॉस्ट जीरो हो गई। अब फिर इसकी कॉस्ट मैं जब ट्रांसफर करूंगा इन दोनों को, इसके साथ साथ ये भी कॉस्ट आएगी। अब ये जीरो हुआ तो इसकी कॉस्ट आ गई, यानी एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जीरो होगी तो दूसरे की कॉस्ट दोबारा से जनरेट हो जाएगी जीरो होने के बाद। ये कंटिन्यू रहेगा जब तक के दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जीरो ना हो जाए, ठीक है। इसलिए हम उसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट कहते हैं, और इसको दूसरा नाम कंटिन्यूस शीट मेथड भी कहते हैं। यानी कंटिन्यूसली आपने शीट यूज करते जाने हैं जब तक के ये दोनों वैल्यू जीरो ना हो जाएं। और ये याद रखिएगा कि ये 5-6 स्टेप के बाद ये जीरो हो जाती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है, और कम होने के बाद फिर ये जीरो की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है। इसमें फिर दूसरा मेथड क्या होता है कि बजाय ये कि हम बार बार जीरो करने के बाद दोबारा कॉस्ट जनरेट करें, तो इसके अंदर एक तो आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये शीट काफी लंबी हो जाती है, और सेकंड इसके अंदर कैलकुलेशन एरर भी हो सकती है क्योंकि बार बार मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसलिए एक आसान मेथड इसके लिए हम यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा पेपर में यही आता है, एल्जेब्रिक मेथड। ये मैथमेटिकल फॉर्म मेथड है जिसके थ्रू आप सर्विस डिपार्टमेंट का जो डाटा है दिया होता है उसको आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और थ्रू साइमल्टेनियस इक्वेशन फिर आप मैथमेटिकल मॉडल लगाते हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाएं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। आप अलजेब्रिक मेथड यूज करते हुए आप y और z की वैल्यूज डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी कॉस्ट y को ट्रांसफर होनी चाहिए ओवरऑल और कितनी z को ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड, इसके थ्रू भी आप करते हैं, ठीक है। अब ये जितनी भी मैंने आपको मेथड बताए, मेथड नंबर 1, मेथड 2, मेथड 3, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा जिसके अंदर डायरेक्ट एलोकेशन थी, सेकंड मेथड पढ़ा अभी हमने, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, स्टेप डाउन मेथड, थर्ड पढ़ा रेसिप्रोकल। ये कोई भी सिचुएशन हो, अल्टीमेटली इसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जीरो हो चुकी होती है। अब सारी की सारी कॉस्ट किसके पास आ चुकी है, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के पास, ठीक है जी। अब मैं इसीलिए फोर्थ स्टेप पे मूव करूंगा, स्टेप नंबर 4। 3 स्टेप हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली शीट में, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट, यहां तक रीअपॉर्शनमेंट है, और उसके बाद फोर्थ स्टेप पे मैं एब्जॉर्प्शन रेट निकालूंगा, एब्जॉर्प्शन रेट। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन रेट किस पर बेस करेगा, बेस किस पर करेगा, पहले तो उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। अब रेट निकालना कैसे है, अब देखिएगा ये ए डिपार्टमेंट है और ये बी डिपार्टमेंट है। ये ए डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई, ये कॉस्ट है, ये हमारी एस्टिमेटेड होती है, कोई एक्चुअल नहीं होती, बिकॉज प्रोडक्शन से पहले आपको रेट चाहिए। ये रेट निकालने के लिए हम सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेट निकलेगा तो फिर मैं प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑब्जॉर्ब करूंगा। एक क्वेश्चन जो इससे पहले आपने किए हैं, हमने थोड़े बहुत जो किए हैं मटेरियल के हवाले से भी, और इससे पहले खास तौर पे जब हमने किया था कॉस्ट फ्लो में, तो वहां पर हमने पढ़ा था ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड एट 80% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो ये 80% कहाँ से आया है, वो इसी मेथड से कैलकुलेट होकर आता है, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन रेट में हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स लेते हैं, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स जो हमने कैलकुलेट करेंगे, और डिवाइड कर देंगे उसको एस्टिमेटेड बेस पर, एस्टिमेटेड बेस पर। अब मैंने वर्ड अभी सिर्फ यूज किया बेस। अब बेस कौन कौन सी हो सकती है उसकी भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये डिस्कशन करना भी जरूरी है कि अब्जॉर्प्शन रेट कितने होते हैं। देखिए इसमें 2 मेथड होते हैं। द फर्स्ट मेथड इज डिपार्टमेंटल रेट, यानी हर डिपार्टमेंट का सेपरेट रेट निकलेगा। मैं फार्मूला यही रखूंगा, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। अब अगर ए डिपार्टमेंट का अगर सेपरेट रेट निकालना चाह रहा हूं तो ए डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स लूंगा और डिवाइड कर दूंगा ए डिपार्टमेंट की बेस पर। इसी तरह जब बी डिपार्टमेंट में आएंगे तो बी डिपार्टमेंट का एस्टिमेटेड ओवरहेड लेंगे और डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड बेस पर, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंटल रेट के बाद दूसरा होता है कंपोजिट रेट। कंपोजिट रेट, ठीक है जी। अब कंपोजिट रेट क्या होता है कि इंस्टेड के मैं ए और बी डिपार्टमेंट का सेपरेट रेट निकालूं, मैं एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंगल रेट निकाल लेता हूं, सिंगल रेट, ठीक है। यानी एक ही रेट होता है। अब इसमें एस्टिमेटेड ओवरहेड में इन दोनों को मैं ऐड करके एक कॉस्ट निकाल लूंगा और दोनों की बेसिस को प्लस करके एक बेस में कन्वर्ट कर लूंगा, तो मेरे पास सिंगल रेट आ जाएगा। कंपोजिट रेट भी कहते हैं इसको, सिंगल रेट भी कहते हैं। यानी आपका ओवरहेड इज बेस्ड ऑन अ सिंगल रेट, ओवरहेड इज बेस्ड ऑन कंपोजिट रेट, और थर्ड नेम इसका ब्लैंकेट रेट भी कहते हैं। मीनिंग सबका एक ही है, कोई भी वर्ड यूज किया हो। सो ओवरहेड का ऑर्गेनाइजेशन का से एक रेट निकालना कंपोजिट, ब्लैंकेट या सिंगल रेट कहलाएगा। अच्छा, अब मैंने आपसे बात की बेस की, कितनी बेसिस होती हैं। अब मैं बेसिस की तरफ आता हूं जिस पर ओवरहेड absorption rate बेस कर रहा होता है। There are 6 different bases. Number 1, direct labor hours, यानी ओवरहेड रेट कैन बी बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। फॉर एग्जांपल हमारा रेट निकलता है ₹6 पर लेबर आवर। अब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, 3 आवर्स लग रहे हैं, तो इसका मतलब 3 into 6 मेरी कॉस्ट हो गई ओवरहेड की। ये रेट इस तरह आप इसको यूज करेंगे। सेकंड, मशीन आवर्स, मशीन आवर्स। थर्ड बेस, यूनिट बेस यानी वॉल्यूम बेस, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी पर यूनिट मेरी ओवरहेड कॉस्ट क्या है, पर यूनिट। ये जो पहले दो रेट है इसको मैं कह सकता हूं इनपुट रेट। नंबर 4 की तरफ आइएगा, इसमें आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा था जी कि ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड एट 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो ये इस पर बेस कर रही है। फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और नंबर 6 पर आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट असल में इन्हीं दो कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, दिस इज प्राइम कॉस्ट। तो प्लीज ये याद रखिएगा कि अगर तो मेरी बेसिस कॉस्ट पर है, इट इज बेटर टू मल्टीप्लाई इट विद बाय 100। ये ज्यादा बेटर हो जाता है क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये तब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा इफ बेस इज गिवन इन कॉस्ट। अगर बेस कॉस्ट के अंदर गिवन है तो फिर ये बेस्ट है कि आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। और अगर बेस जो है वो आपको ऑर्स या यूनिट बेसिस पे, ओवरऑल वॉल्यूम बेसिस पर है, तो बिल्कुल आप फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर लेबर आवर, पर मशीन आवर, पर यूनिट ऑफ आउटपुट हम यूज कर सकते हैं। अब फर्दर हम ये भी डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन में तो जो गिवन होगा वो हम ले लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी बेस सबसे बेस्ट है, डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे। जिस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर